हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेक माई कैरियर द इंजीनियर पे। मैं प्रदीप कुमार मिश्रा आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा और उस पे हम लोग आज जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है ट्रेसेस। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि ट्रेसेस होता क्या है। पहले बेसिक समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग धीमे धीमे जाएंगे कि उस पर कितनी एडवांस प्रॉब्लम आ सकती है और कुछ स्टेप्स हैं उनको सॉल्व करने के, वो मैं आपको बताता चलूँगा। और जिससे आपको ये पता चल जाएगा, वो 4 से 5 स्टेप्स अगर आपके दिमाग में प्रिंट हो गए, ठीक है, तो हर टाइप की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। वो चाहे गेट की प्रॉब्लम हो, एसएससी की प्रॉब्लम हो, यूपी पीएससी में आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है, पॉलीटेक्निक हो, ठीक है, इंजीनियरिंग का एग्ज़ामिनेशन हो, आईएएस का एग्ज़ामिनेशन हो, चाहे मेंस का पेपर आप लिख रहे हो या प्री का कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो, वो 4 से 5 स्टेप्स अगर हमने पढ़ लिया और हमारे दिमाग में वो रह गए तो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद मुझे लगता है कि जो मैं टॉपिक आपको बताऊंगा ट्रेसेस, और जो इसके बारे में बताऊंगा, मुझे लगता नहीं कि आपको और कहीं भी जाके उसको देखना है। एक बार वीडियो पूरा देखिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रेसेस। सिंपल, तो ट्रेसेस होता क्या है और ट्रेसेस और बीम में फिर क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ट्रेसेस है क्या कि ट्रेसेस इज अ सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ट्रेसेस इज अ सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर विच इज़ यूज टू कैरी द लोड एट इट्स जॉइंट्स, ठीक है। ट्रेसेस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि अपने जॉइंट्स पे लोड को कैरी करने के लिए जाना जाता है, ठीक है। फिर आप कहेंगे कि सर बीम क्या है, बीम क्या है। बीम यहाँ देखिए, ये अगर सिंपल बीम है हमारी, तो बीम क्या होती है। बीम इज अ सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर, बीम इज अ सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर विच इज यूज टू कैरी द ट्रांसवर्स लोड एक्टिंग ऑन इट, ट्रांसवर्स लोड एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। अगर बीम पे ट्रांसवर्स लोड एक्ट कर रहा है, ठीक, तो वो उसको सपोर्ट करेगा। ट्रांसवर्स लोड मतलब ये लोड, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कि ये ट्रांसवर्स लोड है या पैरेलल लोड है या नॉर्मल लोड है। ट्रांसवर्स मतलब क्या हुआ, एनीथिंग विच इज परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर है ये, किसके परपेंडिकुलर है ये, इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। किसके परपेंडिकुलर है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के। ओके, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ये है इसकी, इसके परपेंडिकुलर ये जो लोड लग रहा है, ये W1, W2, W3, W4, ये जो लोड लग रहे हैं W1, W2, W3, W4, इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग किस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, बीम का। किस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे, बीम का। ट्रसेस क्या है, ट्रसेस, ट्रसेस भी लोड को सपोर्ट करेगा, ट्रसेस भी लोड को सपोर्ट करेगा, लेकिन कहाँ पे, अपने ज्वाइंट्स पे। कैसे, आप लोगों ने स्ट्रक्चर देखा होगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर या कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा होगा। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल, जैसे हम लोग ब्रिज वगैरह में जाते हैं या वहाँ पे देखते हैं, तो रूफ पे जो इस टाइप का स्ट्रक्चर लगा होता है, ठीक है, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है यही ट्रस है। इस पे लोड हमेशा कहाँ पे एक्ट करेगा, इसके ज्वाइंट्स पे। W1, W2, यहाँ भी लग सकता है W3, ठीक है। अपने ज्वाइंट्स पे ये लोड कैरी कर रहा है, अपने ज्वाइंट्स पे ये लोड कैरी करेगा, ठीक। अगर लोड ऐसे लग जाए तो ये जो मेंबर हो जाएगा, ये मेंबर पर्टिकुलर, ये मेंबर, ये बीम की तरीके काम करने लगा है। ये भी स्ट्रक्चर का पार्ट, लेकिन ये कैसे काम करने लगा, बीम की तरीके के काम करने लगा। ओके, और अगर सिंपल लोड केवल जॉइंट्स पे दिया हो, मतलब ये ट्रसेस है। ओके, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। तो ट्रस, ट्रस है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। ट्रस इज अ सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर विच इज यूज टू कैरी द लोड एट इट्स ज्वाइंट्स और एट देयर ज्वाइंट्स। अपने ज्वाइंट्स पे वो लोड को कैरी करने के लिए जाना जाता है। ये सिंपल डेफिनेशन क्लियर हो गई। ओके, अब हम लोग जानेंगे टाइप ऑफ ट्रसेस। इससे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, टाइप ऑफ ट्रसेस। अगर छोटे लेवल का एग्जाम है
अगर छोटे लेवल का एग्जाम है तो उसमें टाइप ऑफ ट्रसेस के भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और बड़े लेवल का एग्जाम है तो कभी कभी इसमें क्वेश्चन आता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा यूपीपीएससी एई वगैरह में या गेट के क्वेश्चन में नॉर्मली क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं। लेकिन आप एसएससी जेई की बात करेंगे, ठीक है, या और भी जो जेई लेवल के एग्जाम होते हैं या इवन यूपीपीएससी एई वगैरह में भी कभी कभार वो टाइप ऑफ ट्रसेस से क्वेश्चन पूछ लेगा। टाइप ऑफ ट्रसेस, तो आइए हम लोग देखते हैं। टाइप ऑफ ट्रसेस कितने होते हैं, ठीक है। पहला परफेक्ट ट्रस, परफेक्ट ट्रस, ओके। अब ये परफेक्ट ट्रस क्या है, नाम से ही पता चल रहा है ये परफेक्ट है, ठीक है, नाम पे ही सारी चीजें हैं, ठीक, नाम से ही पता चल रहा है क्या ये परफेक्ट है। परफेक्ट मतलब क्या, अगर ये हमारा कोई ट्रस दिया हुआ है, ठीक है, यहां से देखिए, अगर ये हमारा कोई ट्रस दिया हुआ है या कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ तो कैसे पता करेंगे कि ये परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है। परफेक्ट ट्रस की डेफिनेशन क्या कहती है कि परफेक्ट ट्रस इज अ सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर और ट्रस व्हेन इट हैज अ सफिशिएंट नंबर ऑफ मेंबर टू रेजिस्ट द एक्सटर्नल अप्लाइड लोड एट देयर जॉइंट्स, ओके। तो परफेक्ट ट्रस क्या है, परफेक्ट ट्रस क्या है कि परफेक्ट ट्रस एक ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर है जिसके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ मेंबर होंगे जो रजिस्ट कर पाएंगे जो उस पर लोड अप्लाई हो रहा है विदाउट एनी एप्रिशिएबल डिफॉर्मेशन। अगर हम लोगों ने लोड अप्लाई किया है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होगा ही होगा, कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होगा ही होगा, ओके। बट वो एप्रिशिएबल डिफॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है, मतलब ये नहीं कि डिफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो गया, एक लिमिट के अंदर होना चाहिए। विदाउट एनी एप्रिशिएबल डिफॉर्मेशन मतलब वो ऐसा दिखने न लग जाए या हमारी जो स्ट्रेंथ है या जो हमारा क्राइटेरिया है उससे ज़्यादा डिफॉर्मेशन ना हो जाए। अगर उससे ज़्यादा डिफॉर्मेशन हो गया तो यानी वो हमारा ट्रस्ट परफेक्ट ट्रस्ट नहीं है, हमारा ट्रस्ट परफेक्ट ट्रस्ट नहीं है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम डेफिनीशन से कैसे पहचानेंगे कि ये परफेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। आपने डेफिनीशन बता दिया कि परफेक्ट ट्रस्ट होता क्या है। परफेक्ट ट्रस्ट इज अ सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर विच हैज़ अ सफिशिएंट नंबर ऑफ मेंबर विच कैन रेजिस्ट द एक्सटर्नल अप्लाइड लोड एट देयर जॉइंट विदाउट एनी अप्रिशिएबल डिफॉर्मेशन। ये तो डेफिनीशन हो गई। अगर ये एग्जाम में लिख के नहीं आती है तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये परफेक्ट ट्रस्ट है कि नहीं है। उसका भी एक फॉर्मूला है जिससे हम लोग उसको ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब m इज इक्वल टू 2j माइनस 3, m इज इक्वल टू 2j माइनस 3, ये है हमारा क्या परफेक्ट ट्रस्ट का फॉर्मूला। यहाँ पे m क्या है, m क्या है नंबर ऑफ मेंबर्स, m क्या है नंबर ऑफ मेंबर्स वेयर j इज इक्वल टू नंबर ऑफ ज्वाइंट्स, j इज इक्वल टू नंबर ऑफ ज्वाइंट्स। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि हमारे जो ट्रस्ट दिया हुआ है, हमारा जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है, उसमें कितने नंबर ऑफ मेंबर हैं और कितने नंबर ऑफ ज्वाइंट्स हैं। तो यहाँ से देखिए ए बी सी टोटल मेंबर कितने हैं 1 2 3, कितने मेंबर हो गए 3। हमने यहाँ पे सिंपली लिख लिया m इज इक्वल टू 3। ज्वाइंट्स कितने हैं, एक ये ज्वाइंट्स है, एक ये ज्वाइंट्स है और तीसरा ये ज्वाइंट्स है, ठीक है, तीसरा ये ज्वाइंट्स है। 1 2 3 नंबर ऑफ ज्वाइंट्स कितने हो गए 3। फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, फॉर्मूला लगाएंगे m इज इक्वल टू 2j माइनस 3, 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 3, 3 इज इक्वल टू 3, LHS इज इक्वल टू RHS। यानी कि अगर हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है कोई भी ट्रस्ट में, अगर ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करती है किसी भी ट्रस्ट में तो हमारा ट्रस्ट कैसा होगा परफेक्ट ट्रस्ट होगा, हमारा ट्रस्ट कैसा होगा परफेक्ट ट्रस्ट होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती तो कोई और कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होगी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो कोई ना कोई और कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होगी, यानी वो अदर टाइप का ट्रस्ट होगा। और एक चीज़, जो भी हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे, जो भी हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे उसमें हमेशा जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो परफेक्ट ट्रस्ट में ही निकल के आएगा। वो आपको पहले से ही परफेक्ट ट्रस्ट देंगे, वो आपको पहले से ही परफेक्ट ट्रस्ट देंगे, ठीक है, जिसके आपको सॉल्व करना है, जिससे आपको सॉल्व करना है। लेकिन अगर आपका मेंस का एग्ज़ाम है
किसी भी चीज़ का, तो उसमें आपका पहला स्टेप यही होगा, टू फाइंड आउट द परफेक्टनेस ऑफ अ स्ट्रक्चर। जैसे ही आपने ये परफेक्टनेस ऑफ अ स्ट्रक्चर फाइंड आउट किया, अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 से 2 मार्क्स आपको वहीं मिल जाएंगे, तुरंत तुरंत मिल जाएंगे 1 से 2 मार्क्स, ठीक है। बट फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, प्री के लिए हमें क्या करना है, वहाँ पे चेक करने को दे देगा, ये स्ट्रक्चर देख के बताइए परफेक्ट है कि इम्परफेक्ट है, ठीक है। तो आपके पास अगर फॉर्मूला है, कितने भी मेंबर वो लगा दे, कितने भी मेंबर वो लगा दे, ऐसे बना दे, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना दे, और भी मेंबर ऐड करता हुआ चला जाए, ठीक है, और भी मेंबर ऐड करता हुआ चला जाए, तो हम टोटल मेंबर काउंट कर लेंगे 4 5 6 7, ठीक। टोटल ज्वाइंट्स काउंट कर लेंगे, अगर वो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो हमारा स्ट्रक्चर परफेक्ट है, ठीक है। और अगर हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो इम्परफेक्ट है। इम्परफेक्ट में कौन सा है वो अभी मैं बताता हूँ। क्लियर हो गई इतनी चीजें? नेक्स्ट है हमारा सेकंड, डेफिशिएंट ट्रस। नाम से ही पता चल रहा है डेफिशिएंट। डेफिशिएंट मतलब कुछ ना कुछ कमी है, डेफिशिएंट मतलब कुछ ना कुछ कमी है उसमें। अब कैसे वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, मान लीजिए आपका स्ट्रक्चर कभी ऐसा दे दिया या ऐसा दे दिया, कैसा भी स्ट्रक्चर दे सकता है वो आपको, ठीक है। अब वही फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको परफेक्टनेस में बताया था वो आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए। m इज इक्वल टू 2j माइनस 3, m इज इक्वल टू 2j माइनस 3, ठीक है। ज्वाइंट्स कितने हैं यहाँ देखिए, 1 2 3 4, उसमें काउंट करिए या इसमें काउंट करिए, बात एक ही है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 ज्वाइंट्स है, तुरंत लिखिए 4 ज्वाइंट्स, नंबर ऑफ ज्वाइंट्स 4। टोटल मेंबर कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चार क्या है मेंबर्स, ठीक है। पुट करिए, 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 3, क्या आ गया, 4 इज इक्वल टू 5, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन राइट हैंड साइड। इफ दिस कंडीशन सेटिस्फाई, लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन राइट हैंड साइड, देन द ट्रस विल बी डेफिशिएंट ट्रस। कहने का मतलब ये है कि टोटल मेंबर 5 होने चाहिए। अगर हमें परफेक्टनेस कंडीशन सेटिस्फाई करनी है तो टोटल मेंबर 5 होने चाहिए, तभी LHS इज इक्वल टू RHS, ये सेटिस्फाई होगा, ठीक है। टोटल मेंबर की वैल्यू अगर 5 हो जाती तो LHS इज इक्वल टू क्या आ जाता, RHS। LHS इज इक्वल टू RHS, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती और हमारा स्ट्रक्चर परफेक्ट हो जाता। बट क्या ऐसा है, नहीं है ऐसा, मतलब एक मेंबर की कमी है। कमी है मतलब डेफिशिएंट है, कमी है। अगर कहीं भी कोई भी चीज़ है कमी है तो यानी वो डेफिशिएंट है। डेफिशिएंट मतलब डेफिशिएंसी शो करता है, ठीक है। जैसे बॉडी में विटामिन वगैरह डेफिशिएंट हो जाते हैं, वैसे यहाँ भी कुछ ना कुछ डेफिशिएंट है, ठीक है। अब अगर हमें इसको परफेक्ट बनाना है, मान लो आप इंटरव्यू में पहुँच गए, ठीक है, आपको एक स्ट्रक्चर बोल दिया और आपसे पहला क्वेश्चन उसने पूछा कि अच्छा ये बताइए कि ये परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है, तो तुरंत आपको पता है कि ये परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है। आपने फॉर्मूला लगाया और उनके सामने ये एक्सप्लेन करके बता दिया कि सर ये इम्परफेक्ट स्ट्रक्चर है, इम्परफेक्ट में भी ये डेफिशिएंट टाइप का स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, डेफिशिएंट टाइप का स्ट्रक्चर है। क्या कैसे डेफिशिएंट स्ट्रक्चर है, सर इन दिस प्रॉब्लम टोटल मेंबर शुड बी 5 बट here only 4 member is given, so it is a deficient structure, okay। नेक्स्ट वो फिर कहेगा कि आप इसको परफेक्ट कैसे बना सकते हो, फिर परफेक्ट कैसे बना सकते हो, तो एक मेंबर अटैच कर दो, एक मेंबर अटैच कर दिया। अब आप अगर लोड लगाएंगे, तो वो बियर कर लेगा। अब अगर आप लोड लगाएंगे तो वो बियर कर लेगा उस चीज़ को, ठीक है। अब पहले वाली कंडीशन में अगर आप यहाँ लोड लगा रहे होते तो ये डिफॉर्म हो जाता, और अगर स्ट्रक्चर हमारा डिफॉर्म हो गया, तो फिर परफेक्टनेस
स्ट्रक्चर बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, स्ट्रक्चर बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब ये हमारा परफेक्ट स्ट्रक्चर है, देखिए कितने मेंबर हो गए, 5। अब आप कहेंगे सर आपने ऐसे लगा दिया, अरे आप ऐसे लगा दो, कैसे भी लगा दो आप, टोटल मेंबर 5 हो जाने चाहिए, टोटल मेंबर 5 हो जाने चाहिए, ज्वाइंट्स नहीं बढ़ना चाहिए। अगर ज्वाइंट्स बढ़ गए, ज्वाइंट्स बढ़ गए, ठीक है, अगर ज्वाइंट्स बढ़ जाएंगे तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी। जो पर्टिकुलर पहले से ज्वाइंट्स हैं, जो पहले से ज्वाइंट्स हैं, ठीक है, पहले से ज्वाइंट्स हैं, उन्हीं के बीच में आपको एक मेंबर अटैच करना है। अब ये परफेक्ट स्ट्रक्चर हो गया, तो आपका जो इंटरव्यूअर होगा वो भी खुश हो जाएगा और आपको भी एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ मैं पूरा कंप्लीट आंसर दे के आया हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि डेफिशिएंट ट्रस क्या है, परफेक्ट ट्रस क्या है। एक तीसरे टाइप का ट्रस आता है, तीसरे टाइप का ट्रस आएगा रिडंडेंट ट्रस। रिडंडेंट मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा, कुछ भी चीज एक्स्ट्रा है हमारे स्ट्रक्चर में, ठीक है, जिसका हमें कोई मतलब नहीं है। ये कोई अगर स्ट्रक्चर दे दिया ए बी सी डी ई एफ, ओके, ए बी सी डी ई एफ। अब अगर हम लोग यहाँ पे टोटल काउंट करें, टोटल काउंट करें कि कितने मेंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ओके, टोटल मेंबर कितने हो गए, 11। कोई छूट तो नहीं रहा है, देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ओके। तो टोटल मेंबर हो गए हमारे पास कितने, 11। ज्वाइंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ ज्वाइंट्स 1 2 3 4 5 6, टोटल ज्वाइंट्स कितने हो गए, 6। तो फॉर्मूला लगाइए, वी नो दैट, एक फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है, m इज इक्वल टू 2j माइनस 3, 11 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 माइनस 3, कितना आ गया, 6 2 ज़ा 12 माइनस 3। क्या यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है, क्या यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है, नहीं, LHS इज ग्रेटर देन RHS, ठीक है, LHS इज ग्रेटर देन RHS, मतलब हमें चाहिए थे 9 मेंबर, हमें चाहिए थे 9 मेंबर, लेकिन हमारे पास टोटल कितने हैं, 11, टोटल कितने हमारे पास, 11 मेंबर, ठीक है। इसको आप लोग ज्वाइंट्स काउंट नहीं करिएगा, ये ज्वाइंट्स नहीं है, ये बीच में ये जो दिख रहा है ये ज्वाइंट्स नहीं है, ये स्ट्रक्चर हमारा ऐसे है, ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक, ऐसे, ओके, तो ये ज्वाइंट्स नहीं है। तो 3 कंडीशन हमारे पास आ गई, 3 कंडीशन हमारे पास आ गई कि इफ LHS इज इक्वल टू RHS, इफ सेकेंड कंडीशन LHS is less than RHS, थर्ड कंडीशन LHS is greater than RHS। अब इतना आपको आइडिया लग गया होगा कि अगर हमें परफेक्टनेस ऑफ स्ट्रक्चर चेक करना है तो हमारे पास एक इक्वेशन है, m इज इक्वल टू 2j माइनस 3, m इज इक्वल टू 2j माइनस 3, और जैसे ही हमने उस इक्वेशन को लगाया, यहाँ पे m हमारा नंबर ऑफ मेंबर है और j हमारा नंबर ऑफ ज्वाइंट्स है, j हमारा नंबर ऑफ ज्वाइंट्स है, वहाँ पे हमने यहाँ इसको पुट किया तो हमें इन तीनों में से कोई ना कोई कंडीशन आएगी ही आएगी, इन तीनों में से कोई ना कोई कंडीशन आएगी। अब जैसे ही इन तीनों में से कोई कंडीशन आएगी, जैसे इन तीनों में से कोई कंडीशन आएगी, हम ये बताने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है, कि हमारा स्ट्रक्चर किस टाइप का है या हमारा ट्रस कैसा ट्रस है, ठीक।
तो यहाँ से 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन प्री में पूछता ही रहता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक उठा के आप देख लो, या अगर आप लोग देते होगे तो आपको आइडिया होगा कि परफेक्टनेस ऑफ स्ट्रक्चर कैसे चेक करते हैं, और ये फिगर बना के दे देगा और पूछेगा कि कैसा ट्रस है ये, ठीक है, कैसा ट्रस है। अगर LHS इज इक्वल टू RHS तो कौन सा है, परफेक्ट ट्रस, वेरी गुड। अगर LHS इज लेस देन RHS, अगर LHS RHS से कम है तो कम है मतलब कुछ चीज कम हो रही है, कम मतलब डेफिशिएंट, कमी मतलब डेफिशिएंट, और कुछ चीज अगर एक्स्ट्रा हो रही है तो मतलब रिडंडेंट ट्रस है। LHS इज ग्रेटर देन RHS, ओके। अब हम लोग इसके सॉल्विंग प्रोसीजर पे चलेंगे। 1-2 प्रॉब्लम हम लोग करेंगे, उसके बाद आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि कैसे ट्रस की प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले ये ध्यान से सुने, ऐसा नहीं है कि ट्रस की प्रॉब्लम प्री में नहीं आती। आप पिछला पेपर उठा के देख लीजिए, ठीक है, UPPSC यही वगैरह का जो पेपर हुआ है, पॉलिटेक्निक का जो हुआ है, ये सारी चीज़ें हुई हैं पहले की, ठीक, सब में पूछा गया है। प्रॉब्लम को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दे देते हैं, वो लोग दे देंगे, ठीक है, कि हाँ, बट वो आपका कॉन्सेप्ट चेक करना चाहते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी आती भी है कि नहीं आती, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी आती होगी तो आप 1 मिनट के अंदर उसको सॉल्व कर दोगे। अगर नहीं आती होगी तो वो 1 घंटे भी दे दे आपको, कोई मतलब नहीं। आपको लगेगा बहुत बड़ी प्रॉब्लम दे दी इसलिए नहीं हो पाया, नहीं, कॉन्सेप्ट अगर आप बना के गए हैं वहाँ पे तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी ही होगी। मैं 4 से 5 स्टेप बताऊंगा आपको ट्रस्ट की प्रॉब्लम सॉल्व करने का, बिल्कुल वही स्टेप आपको फॉलो करते हुए जाना है, आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। कैसी भी दुनिया की प्रॉब्लम हो सॉल्यूशन हो जाएगा, चाहे वो गेट में आई हुई हो, चाहे IAS में आई हुई हो। आज के बाद आप उसको उठा के जाके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करिए, ठीक है, चाहे UPPSC कॉम्पिटिटिव लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, सारे सॉल्व हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये कि कभी भी प्री या उसमें एग्ज़ाम में ये लिख के कभी नहीं आएगा कि आप मेथड ऑफ जॉइंट से सॉल्व करिए या मेथड ऑफ सेक्शन से सॉल्व करिए या इससे सॉल्व करिए। मेन पर्पज़ उनका ये है कि आपको आंसर निकालना वहाँ पे आ रहा है कि नहीं, कोई मेथड आपको पता है कि नहीं, जिससे आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा, ओके। तो चलिए सॉल्विंग प्रोसीजर के बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें सॉल्विंग प्रोसीजर कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं वो हमें देखते हुए जाना है। एक पर्टिकुलर हम लोग को एग्जांपल ले लेते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो ट्रस है इनके जो जॉइंट्स हैं ये हिंज जॉइंट है। कौन से? हिंज जॉइंट या पिन जॉइंट जिनको कहते हैं। अब पिन जॉइंट क्या होता है? पिन जॉइंट क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को यही डाउट होगा कि पिन जॉइंट क्या है या हिंज जॉइंट क्या है, ठीक है। पिन जॉइंट मतलब अगर कोई पेपर है और मैं उसको पिन कर दूं, यहाँ देखिए ये कोई पेपर है, इसको मैंने यहाँ पिन कर दिया, जैसे आप लोग घरों पे अपने करते होंगे, कुछ वहाँ पिन वगैरह लगाते होंगे या सारी चीज़ें दीवार में कुछ चिपकाना है तो एक पिन लगा के पेपर को छोड़ दिया है। तो पिन जॉइंट मतलब ये क्या है कि ये ना तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है, ना ये वर्टिकल डायरेक्शन में जा सकता है, ये केवल रोटेट हो सकता है, ये केवल ऐसे मूव कर सकता है। ये होता है हमारा पिन जॉइंट। इसीलिए कभी भी अगर हिंज सपोर्ट है या पिन सपोर्ट है, जैसे आप लोगों ने डिफरेंट टाइप के सपोर्ट्स पढ़े होंगे, सिंपली सपोर्ट एक पढ़ा होगा, एक रोलर सपोर्ट आपने पढ़ा होगा, एक फिक्स सपोर्ट आपने पढ़ा होगा, और दूसरा ये हिंज सपोर्ट आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये जो हिंज सपोर्ट है आपने देखा होगा कि वहाँ पे 2 टाइप की रिएक्शन डेवलप होती है, हमेशा 2 टाइप की रिएक्शन। मतलब अगर कोई ये हिंज सपोर्ट है तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी डेवलप होगी? 2। नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी डेवलप होगी? 2। कैसे पता 2 होगी? ये अगर आ रहे हॉरिजॉन्टल है तो ये आ रहे वर्टिकल है, ठीक है। कैसे पता 2 रिएक्शन हमेशा डेवलप होगी? रिएक्शन हमेशा क्या होती है, जितने नंबर ऑफ मोशन आप रिस्ट्रिक्ट कर दोगे बॉडी का, उतनी ही वो रिएक्शन डेवलप कर देगा, मतलब कि अगर किसी चीज़ को पुश किया जाए, मतलब अगर मुझे कोई पुश करे और मैं आगे की तरफ ऐसा चला जाऊं, तो क्या मैंने कोई रिएक्शन डेवलप किया? नहीं किया, मैंने कोई रिएक्शन डेवलप नहीं किया, ठीक है। अगर मैं आगे की तरफ चला जाता हूं तो मैंने कोई रिएक्शन डेवलप नहीं किया, मतलब रिएक्शन की वैल्यू 0 हो गई। बट अगर कोई मुझे पीछे से ऐसे पुश कर रहा है और मैं अपनी जगह पे खड़ा हूँ, यानी मैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा हूँ,
एक फोर्स लगा रहा हूँ, मतलब मैंने अपने फॉरवर्ड मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, फॉरवर्ड मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इसीलिए एक रिएक्शन डेवलप हो रही है। तो द नंबर ऑफ मोशन विल बी रिस्ट्रिक्टेड विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रिएक्शन डेवलप इन द बॉडी। ओके, अब सिंपली सपोर्ट आपने देखा होगा, इसमें डिफरेंट टाइप के हम लोग सपोर्ट भी देखेंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप का सपोर्ट अगर आपको पता होगा कि कितनी रिएक्शन डेवलप हो रही है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो अगर सिंपली सपोर्ट है, ये हमारा सिंपली सपोर्ट। ठीक है, सिंपली सपोर्ट मतलब कोई एक बीम या कोई भी स्ट्रक्चर लाके आपने किसी दो पॉइंट पे लाके प्लेस कर दिया, उसको रख दिया है ऐसे सिंपल। जैसे आप लोग वहाँ पे देखे होंगे कि चाय वगैरह जब आप लोग पीने जाते हैं तो गुमटी के किनारे जो बैठने का बना रहता है वो क्या है, एक फट्टा लगा रहेगा या एक कोई सीमेंटेड टाइप का रहेगा और इधर से दो चार ईंटें राइट साइड में, दो चार ईंटें लेफ्ट साइड में, उसके ऊपर फट्टा रख दिया जाता है। ठीक है, तो वो कैसा सपोर्ट है, सिंपली सपोर्ट है। कैसा सपोर्ट, सिंपली सपोर्ट। अब अगर हमारी ये बीम है, ठीक है, यहाँ देखिए, अगर ये बीम है और ये सिंपली सपोर्ट है तो यहाँ पे देखिए किस टाइप की रिएक्शन डेवलप होगी। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेफ्ट राइट कर रहा हूँ तो क्या कोई रिस्ट्रिक्शन लग रहा है, नहीं लग रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी रिएक्शन डेवलप नहीं होगी। अब अगर मैं इसको ऐसा घुमाना चाहूँ, बीम को ऐसे अगर मैं बीम को घुमाना चाहूँ इस डायरेक्शन में तो क्या मैं आसानी से घुमा पाऊँगा? क्या मैं आसानी से घुमा पाऊँगा? बिल्कुल घुमा पाऊँगा, बिल्कुल घुमा पाऊँगा। कैसे? यहाँ देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ से इसको घुमाना चाहा, ये तो सिंपली रखा हुआ है ना, ये रोटेट हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। रोटेट होने का मतलब ये है कि मैंने इसके मोशन को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया रोटेशन में, यानी मूवमेंट वाली रिएक्शन भी डेवलप नहीं होगी। हाँ, मैं इसको नीचे नहीं ले जा सकता, जैसे ही मैं नीचे इसको ले जाना चाहूँगा ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक रिएक्टिव फोर्स अप्लाई करना शुरू कर देगा, मतलब इस डायरेक्शन में। तो इसका डाउनवर्ड मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है इसलिए रिएक्शन अपवर्ड है, डाउनवर्ड मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है इसलिए अपवर्ड रिएक्शन डेवलप होगी। ठीक है, तो सिंपली सपोर्ट में एक ही रिएक्शन आपकी डेवलप होगी। दूसरा है फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट मतलब मान लीजिए कोई ये बीम है, यहाँ लोड लग रहा है, ठीक है, ये बीम है, ये चीज़ें क्लियर होना जरूरी है, तभी आप आगे स्ट्रेस की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये बीम है, कौन सी बीम है ये, कौन सी बीम है ये, जिसका एक एंड फिक्स रहता है दूसरा एंड फ्री रहता है, कैंटिलीवर बीम। कौन सी बीम है? कैंटिलीवर बीम। अब इस कैंटिलीवर की बीम को देखिए, कैंटिलीवर बीम का एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि जो पेड़ों की टहनियाँ होती हैं वो क्या है, कैंटिलीवर बीम है। एक एंड फिक्स दूसरा एंड फ्री, एक एंड फिक्स दूसरा एंड फ्री है, वो भी कैंटिलीवर बीम है। घरों के जो छज्जे निकले होते हैं, आगे आगे घरों के जो छज्जे रहते हैं, एक एंड फिक्स आगे की तरफ बढ़ा हुआ रहता है, वो भी क्या है, एक तरीके का कैंटिलीवर बीम है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, क्या मैं इस बीम को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ला सकता हूँ? क्या मैं इस बीम को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ला सकता हूँ? नहीं, यानी हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोशन रिस्ट्रिक्ट किया है। क्या मैं इसको वर्टिकल डायरेक्शन में ला सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि वर्टिकल में भी ये फिक्स है। क्या मैं इसको रोटेट कर पाऊंगा ऐसे या ऐसे? क्या मैं रोटेट कर पाऊंगा? नहीं, रोटेट नहीं कर पाऊंगा। और अगर मैं इसको रोटेट नहीं कर पा रहा हूँ तो यानी इसने मूवमेंट को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। इसलिए जो भी फिक्स एंड होगा वहाँ पे तीनों रिएक्शन डेवलप होगी, आर हॉरिजॉन्टल, आर वर्टिकल और एक मूवमेंट। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। फिक्स पे हम तीनों होंगी, क्यों? क्योंकि आपने हॉरिजॉन्टल भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया, वर्टिकल भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया और मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब बात आती है जो हिंज की, ये वाला जो हिंज सपोर्ट है, मैंने बताया था हिंज सपोर्ट मतलब पेपर को आपने पिन कर दिया यहाँ पे। अब क्या मैं इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले जा पाऊंगा? क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले जा पाऊंगा? नहीं ले जा पाऊंगा। क्या मैं पिन को वर्टिकल डायरेक्शन में ले जा पाऊंगा? नहीं ले जा पाऊंगा। क्या मैं इसको रोटेट कर पाऊंगा? हाँ, बिल्कुल रोटेट कर पाऊंगा। यानी कि हमने रोटेशन में कोई भी रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं किया है, रोटेशन में कोई भी रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं किया। और अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन रोटेशन में अप्लाई नहीं किया है तो यानी मूवमेंट वाली रिएक्शन डेवलप नहीं होगी। कितनी रिएक्शन डेवलप होगी? दो। कौन कौन सी? जो मोशन हमने रिस्ट्रिक्ट किया है, आर हॉरिजॉन्टल और आर वर्टिकल। क्लियर है? ये दो रिएक्शन हमने डेवलप किया है। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में मोशन नहीं हो रहा है। तो सिंपली सपोर्ट में एक रिएक्शन डेवलप होगी, फिक्स सपोर्ट में हमारी 3 रिएक्शन डेवलप होगी और हिंज सपोर्ट में हमारी 2 रिएक्शन डेवलप होगी। बहुत बार ट्रेस में आपको हिंज सपोर्ट देगा कंफ्यूज करने के लिए,
और आपको पता होना चाहिए कि उसमें दो रिएक्शन डेवलप होगी, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। रटना नहीं है, रटोगे तो कल भूल जाओगे। ठीक है, आप अगर एक बार समझ गए कि क्यों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिएक्शन डेवलप हो रही है, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये सारी चीज़ें इस वजह से दो रिएक्शन डेवलप हो रही, फिर लाइफ टाइम आप नहीं भूलोगे। ठीक है, हमेशा जहाँ भी हिंज दिखेगा वहाँ दिमाग में क्लिक हो जाएगा तुरंत ही कि यहाँ पे दो टाइप की रिएक्शन हमें बनाना है, दो टाइप की रिएक्शन बनाना है। तो अभी हम लोग सिंपली सपोर्ट की बात करेंगे। ओके, उसके बाद धीमे धीमे हम लोग दूसरी वाली प्रॉब्लम में भी आ जाएंगे। सॉल्विंग प्रोसीजर मैं बता देता हूँ पहले आपको, जो स्टेप आपको फॉलो करने हैं। उसके बाद एक दो क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस में आ गए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। दिस वन इज ए बी सी, यहाँ पे लोड लग रहा है, जूम करिए, 10 किलो न्यूटन, ये है 5 मीटर, ये है 60, ये है 30 डिग्री। ओके, एक सिंपल हम लोग कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। ठीक है, एक हम लोग सिंपल कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। दिस वन, इसको एज्यूम करिए 5, ये है 3 मीटर, तो ये है 4 मीटर। थ्री मीटर, 4 मीटर, और ये है 5 मीटर। ओके, ऐसा है। अब हम लोग इसको देखेंगे और उसके बाद इस पर एनालिसिस करेंगे कैसे कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ओके, पहला स्टेप जो भी है, पहला स्टेप करना क्या है, कभी भी अगर आपको ट्रस की इस टाइप की प्रॉब्लम दी जाए, एक्सेप्ट कैंटिलीवर, अगर कैंटिलीवर बीम है तो पहला स्टेप हम लोग क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर कैंटिलीवर नहीं है तो पहला स्टेप हमें ये सॉल्व करना है। पहले तो आपको परफेक्टनेस ऑफ स्ट्रक्चर चेक करना है। ठीक है, चेक द परफेक्टनेस ऑफ स्ट्रक्चर, चेक द परफेक्टनेस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर आपका परफेक्ट होना चाहिए, तभी आप आगे की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। अगर स्ट्रक्चर आपका परफेक्ट नहीं है तो आप आगे की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे ही आपने ये वाला फॉर्मूला लगा के परफेक्टनेस स्ट्रक्चर चेक किया, परफेक्टनेस ऑफ स्ट्रक्चर आपने चेक किया, आपका मेंस के अगर कोई भी है, ठीक है, कोई भी पेपर अगर आप मेंस का दे रहे हो तो 2 मार्क्स तुरंत मिल जाते हैं यहीं पे। ठीक है, पहला स्टेप ये है। हम लोग करते क्या हैं, तुरंत सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। नंबर कैसे आपको गेन करना है मेंस में, ठीक है, वो आपको देखना है। प्री में ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर ऑलरेडी परफेक्ट है और मेंस में भी परफेक्ट ही देगा, लेकिन ये आपको नंबर दिला देगा। समझ में आ गया? ये आपको नंबर दिला देगा, 2 मार्क्स 1 मार्क्स एक्स्ट्रा, जो आप जब मेंस के मार्क्स से जुड़ेंगे तो वही एक एक 2 मार्क्स ऐड होके आप ऊपर जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड द रिएक्शन, फाइंड द रिएक्शन ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है उस पर हमें क्या है, रिएक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है? रिएक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे दो टाइप का सपोर्ट है, दो टाइप का सपोर्ट है। अब मैं अगर इस सपोर्ट को हटा के यहाँ पे मैं रिएक्शन की बात करूँ, तो यहाँ पे एक रिएक्शन आर ए और यहाँ पे एक रिएक्शन आर सी आ रहा होगा। ठीक है, आर ए प्लस आर सी। हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन पता है, हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन पता है, समेशन एच शुड बी इक्वल टू 0, समेशन वाई शुड बी इक्वल टू 0 और मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, सेकेंड स्टेप है हमारा रिएक्शन निकालना, अभी वो हम लोग देखेंगे रिएक्शन कैसे निकालते हैं। तीसरा स्टेप गिव द रैंडम डायरेक्शन टू द मेंबर, गिव द रैंडम डायरेक्शन ऑफ द मेंबर्स। ठीक है, या टू द मेंबर्स को रैंडम डायरेक्शन दे दीजिए। रैंडम डायरेक्शन मतलब
किसी को टेंसाइल दीजिए, किसी को कंप्रेसिव, सबको भी टेंसाइल दे सकते हैं, सबको कंप्रेसिव दे सकते हैं, सबको टेंसाइल सबको कंप्रेसिव दे सकते हैं। लेकिन क्या है कि ये हमारे ऊपर है, किसी भी बुक में कोई भी प्रोसीजर फॉलो करना लिखा है ऐसा नहीं है। बस ये मैं जितने स्टेप आपको बताता जा रहा हूँ, आपको केवल और केवल इन्हें ही फॉलो करना है, ठीक है। रैंडम डायरेक्शन मतलब ये हमने दे दिया, ये हमने दे दिया, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना है कि किसी भी मेंबर पे जब आप रैंडम डायरेक्शन दे रहे हैं तो डायरेक्शन ऐसे मत दे दीजिए कि ऐसे दे दिया, ठीक है। डायरेक्शन को ऐसे नहीं दे देना है, या तो टेंसाइल देना है या कंप्रेसिव देना है, या तो टेंसाइल देना है या तो कंप्रेसिव देना है, ठीक है। या तो ऐसा डायरेक्शन बनाना है और या तो ऐसा डायरेक्शन बनाना है, ठीक है। या तो ऐसा या तो ऐसा। क्लियर हो गया? कोई भी एक देना है, या तो टेंसाइल या कंप्रेसिव, या तो टेंसाइल या कंप्रेसिव, दोनों एक जैसी एक डायरेक्शन में एरो नहीं बनाना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि गिव द नेम टू द फोर्सेस। निकालने को क्या आता है? फोर्सेस इन मेंबर, और विथ मैग्नीट्यूड आता है। गेट वगैरह में तो बहुत पूछता है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताइए, पॉजिटिव है या निगेटिव है या टेंसाइल है या कंप्रेसिव है, ये बताना है आपको, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप क्या है? गिव द नेम टू द फोर्सेस। अब ए और सी के बीच में ये लगा हुआ है, ए और सी के बीच में, तो इस फोर्स को हमने नाम दे दिया FAC। यहां पे बी और सी के बीच में लगा हुआ है, इसको नाम दे दिया FBC। और यहां पे FAB के बीच में लगा हुआ है FAB, नाम दे दिया हमने इसको, ठीक है। तीसरा स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। चौथा स्टेप, पहला चेक द परफेक्टनेस, प्री में करने की जरूरत नहीं है, दूसरा फाइंड द रिएक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तीसरा गिव द नेम टू द फोर्सेस, रैंडम डायरेक्शन देने के बाद रैंडम डायरेक्शन दे दीजिए, रैंडम डायरेक्शन देने के बाद उनके फोर्सेस के नाम दे दीजिए, ठीक है, उन फोर्सेस के नाम दे दीजिए। चौथा सेलेक्ट टू सॉल्व द structure from that point where only two unknown, ठीक है। उस पॉइंट से हमें सॉल्व करना शुरू करना है जहां पे केवल और केवल दो अननोन हो। उसका भी मतलब है, क्यों दो अननोन हो, तीन अगर हो तो क्यों नहीं कर सकते, अभी बताऊंगा उसके आगे, ठीक है। Select to solve the structure from that point where only two unknown, दो अननोन है वहां पे, ठीक है। तो वहां पे हमें स्टार्ट करना है, ठीक है, वहां पे हमें स्टार्ट करना है। नेक्स्ट, क्योंकि चले हम लोग आते हैं इस पे कि हमें वो पॉइंट स्टार्ट करना है, सॉल्व करना है जहां पे केवल दो अननोन हो, ठीक है, दो अननोन हो, ठीक। अब ये जो 4 से 5 मैंने आपको लिखाए हैं, यहाँ पे बीच में अगर नहीं हो तो अगर आप भूल जाओ तो वो भी लिख सकते हो कि फाइंड द रिएक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे आप लिख सकते हो गिव द रैंडम डायरेक्शन टू द मेंबर्स ऑफ अ स्ट्रक्चर, दे विल बी आइदर टेंसाइल और कंप्रेसिव, ठीक है। फिर आपका चौथा स्टेप ये हो जाएगा कि गिव द नेम टू द फोर्सेस को नाम दे दीजिए। पांचवा स्टेप हो जाएगा सेलेक्ट टू सॉल्व द स्ट्रक्चर फ्रॉम दैट पॉइंट वेयर ओनली टू अननोन इज अवेलेबल, ठीक है, वेयर ओनली टू अननोन इज अवेलेबल। अब हम लोग सॉल्विंग प्रोसीजर की तरफ बढ़ते हैं। ये 5 स्टेप अगर आपके दिमाग में रह गए, ठीक है, प्री वगैरह में तो ये पांचों को देखना भी नहीं है, बस आप सिंपल यहां से सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। स्टेप नंबर 2 से रिएक्शन फाइंड आउट करिए, रैंडम डायरेक्शन दीजिए,
उसके बाद नेम टू द फोर्सेस दीजिए, तो वो पॉइंट स्टार्ट कर दीजिए सॉल्व करना जहाँ पे केवल 2 अननोन हो। ठीक है, तो हम लोग आते हैं, देखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। एक प्रॉब्लम अगर आपने ठीक से सॉल्व कर लिया, एक प्रॉब्लम अगर आपने ठीक से सॉल्व कर लिया तो सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी। एक दो प्रॉब्लम और मैं बाद में करा दूंगा आपको, जिससे आपका पूरा का पूरा ट्रस्ट, जो भी आज तक का डाउट है, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए परफेक्टनेस तो हमें चेक करना नहीं है, अब हम लोग प्री के उससे चलते हैं। परफेक्टनेस तो आप लोग देख ही लोगे कि कैसा परफेक्टनेस चेक करते हैं। अब हम लोग इसमें रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। सेकंड स्टेप क्या हमारा, रिएक्शन फाइंड आउट करना, और हमारे पास है अप्लाई इक्विलिब्रियम इक्वेशन। कौन कौन सी है, अब यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का समेशन शुड बी इक्वल टू 0, वो कोई मतलब नहीं है हमारे पास। क्यों, क्योंकि कोई हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लगे नहीं है, सिंपली सपोर्टेड है। वही अगर हिंज सपोर्ट होता तो आ जाती बात वहाँ पे। तो हम सिंपल ये लगाएंगे, वर्टिकल फोर्सेस का कंपोनेंट शुड बी इक्वल टू 0। वर्टिकल फोर्सेस कौन से, आर ए, अपवर्ड को हमने लिया पॉजिटिव, डाउनवर्ड को लिया नेगेटिव। 10 किलो न्यूटन डाउनवर्ड लग रहा है, -10 प्लस आर सी शुड बी इक्वल टू 0। तो आर ए प्लस आर सी शुड बी इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या है इसमें, रिएक्शन फाइंड, दूसरा मूवमेंट ले लीजिए, मूवमेंट ए के अबाउट शुड बी इक्वल टू 0, मूवमेंट ए के अबाउट शुड बी इक्वल टू 0। आर ए जो रिएक्शन है वो ए पॉइंट से ही पास हो रहा है, यानी आर ए का इफेक्ट मूवमेंट के टर्म में 0 हो जाएगा। मूवमेंट होता क्या है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट सेंटर। मूवमेंट सेंटर क्या है, मूवमेंट सेंटर वो पॉइंट है जिसके अबाउट हमें मूवमेंट लेना है। और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, अगर कोई फोर्स है उसी की लाइन में एक्सटेंड कर दीजिए ऐसे लाइन, तो वही उसका लाइन ऑफ एक्शन, तो यानी आर ए इंटू 0 हो गया। नेक्स्ट ये 10 किलो न्यूटन लग रहा है ए के अबाउट, तो क्या होगा 10 इंटू ये डिस्टेंस चाहिए, एज्यूम करिए ये एडी है, एडी ये कैसे निकलेगा, ये 3 मीटर दिया हुआ है, ये 3 मीटर है, तो 3 cos 60 ये कंपोनेंट आ गया, 10 इंटू 3 cos 60 क्लॉकवाइज। इस फोर्स की टेंडेंसी है क्लॉकवाइज, इस फोर्स की टेंडेंसी क्या है, क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो जैसे ये क्लॉकवाइज, ऐसे इस फोर्स की टेंडेंसी क्या है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को हमने एज्यूम किया है पॉजिटिव, यहाँ लिखना भी है, नहीं तो आप खुद ही भूल जाओ, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव। नेक्स्ट आरसी का इफेक्ट देखिए ए के अबाउट, आरसी का इफेक्ट देखिए ए के अबाउट। एंटी क्लॉकवाइज को लिया नेगेटिव, आरसी इंटू ये डिस्टेंस मूवमेंट सेंटर से ये वाली डिस्टेंस इंटू 5 शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से आपकी आरसी की वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ आरसी आ गया तो यहाँ से आर ए भी आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको अपनी कॉपी में सॉल्व करना है कि आर ए क्या है, आरसी क्या है। मैं आगे का प्रोसीजर आपको बताता हूँ। ठीक है, मान लीजिए आरसी की कुछ वैल्यू एक्स आ गई और आर ए की कुछ वैल्यू वाई आ गई। ठीक, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये हमने फाइंड आउट कर लिया आर ए, यहाँ से हमारा आ गया आर सी, यहाँ है हमारा 10 किलो न्यूटन। नेक्स्ट यहाँ हमने जो भी फोर्स दे रखा था, कैसा भी फोर्स, ठीक है, पिछली स्लाइड में क्या था तो फर्क नहीं पड़ेगा, ए बी सी, एफ ए बी, एफ ए सी, एफ बी सी। ठीक है, मैंने क्या कहा है, रैंडम डायरेक्शन दे दीजिए, रैंडम डायरेक्शन, कुछ को टेंसाइल कुछ को कंप्रेसिव, इट इज़ अप टू यू, ये हमारे ऊपर है कि हम कैसी भी डायरेक्शन उसको दे सकते हैं। ठीक, अब रैंडम डायरेक्शन दे दिया, उसके बाद मैंने इनकी नेमिंग कर दी, एफ ए बी, एफ बी सी, एफ सी बी। कोई भी एक मेंबर आपसे एग्जाम में पूछता है, कोई भी एक मेंबर, और हमें सॉल्व करना कहाँ से स्टार्ट करना है, उस पॉइंट से स्टार्ट करना है जहाँ पे केवल 2 अननोन हो।
अब इस पॉइंट से अगर हम लोग सॉल्व करते तो देखिए कितने अननोन है, एफ ए सी एफ ए बी, यानी 2 अननोन है। यहाँ से शुरू कर सकते हैं, यहाँ पे आइए आर सी एफ ए सी एफ बी सी, यहाँ से शुरू कर सकते हैं, 2 अननोन है, ठीक है। यहाँ पे आइए 10 किलो न्यूटन एक लोड ये दिया हुआ है, एफ ए बी एफ बी सी, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास 3 ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे 2 अननोन हैं और 2 ही अननोन हमें चाहिए, उससे ज़्यादा होंगे तो हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। उससे ज़्यादा फिर अलग मैथडोलॉजी लगेगी वहाँ पे, वहाँ तक जाना है सॉल्व करते हुए, ठीक। अब हमने अगर ए पॉइंट को सेलेक्ट किया तो हमारा काम क्या है अगला, ड्रा फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पॉइंट ए। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाना है, पॉइंट ए पे ही आप देखिए और जिस डायरेक्शन में जो भी फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में लगा दीजिए। कैसे, ये पॉइंट ए है, यहाँ से लग रहा है आर ए, वेरी गुड। अब यहाँ देखिए एक फोर्स एफ ए बी है, आप ए से देखिए आपकी एरो किधर है, उधर है, ये लगा दिया एफ ए बी, ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में। ए पॉइंट से एक एरो इधर आ रही है एफ ए सी, ये लिख दिया, ठीक है। ए पॉइंट से एफ ए सी इधर आ रहा है, लिख दिया। अब करना क्या है, क्यों हमने 2 ही लिया, 3 क्यों नहीं लिया? अगर हम 3 ले लेते और फ्री बॉडी डायग्राम ए का हम ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारे पास 2 ही यूजफुल इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। कौन सी? हॉरिजॉन्टल का समेशन 0 होना चाहिए, वर्टिकल का समेशन 0 होना चाहिए, मूवमेंट शुड बी 0, सारे फोर्स एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं तो वैसे भी वो 0 हो जाता है। तो उस इक्विलिब्रियम इक्वेशन का हमारे पास कोई मतलब नहीं रह जाता, यानी हमारे पास मतलब किसका है, 2 इक्विलिब्रियम इक्वेशन का। तो हम मैक्सिमम कितने अननोन कंसीडर कर सकते हैं, 2, ठीक है। अब क्या करना है, अब इन फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेना है। कितना कर लेंगे, इन फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे तो हमारे पास अगर हम लोगों ने सिग्मा वर्टिकल इज इक्वल टू 0 लिख दिया तो हमारे पास 2 कंपोनेंट आ जाएंगे। देखिए रिजॉल्व करिए, आर ए प्लस एफ ए बी, एंगल लिख लीजिए यहाँ पे 60 डिग्री था, एफ ए बी साइन 60, एफ ए बी साइन 60 शुड बी इक्वल टू 0। आर ए प्लस एफ ए बी साइन 60 शुड बी इक्वल टू 0। क्यों? तो वर्टिकल सम का 0 कर दिया। आर ए की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, एफ ए बी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से जो एफ ए बी आएगा आइदर इट विल बी पॉजिटिव और निगेटिव, जो भी आना है आने दो, कोई मतलब नहीं है उससे, ठीक है। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट शुड बी इक्वल टू 0, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट शुड बी इक्वल टू 0। क्या करेंगे इसमें, इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल आएगा, राइटवर्ड डायरेक्शन हम पॉजिटिव ले रहे हैं, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन हम नेगेटिव ले रहे हैं। एफ ए बी कॉस 60 माइनस एफ ए सी शुड बी इक्वल टू 0। ओके, यहाँ देखिए एफ ए बी की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन से आ जाएगी, वहाँ पुट करेंगे तो एफ ए सी की वैल्यू आ जाएगी। अब एफ ए सी की जो वैल्यू आ रही है वो या तो पॉजिटिव आएगी या निगेटिव आएगी, वो या तो पॉजिटिव आएगी या तो निगेटिव आएगी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया। कभी कभी एग्ज़ाम में क्या होता है कि उसका नेचर भी पूछ लेता है कि टेंसाइल लग रहा है कि कंप्रेसिव लग रहा है। स्पेशली गेट के एग्ज़ाम में या ईएस के एग्ज़ाम में अगर थोड़ा सा पेपर को ट्रिकी बनाना है, ठीक है, थोड़ा सा पेपर को अगर ट्रिकी बनाना है तो वो ज़रूर पूछ लेगा, ठीक है, कि नेचर भी बताइए। अब मान लीजिए यहाँ से एफ ए बी की वैल्यू निगेटिव आ गई, एफ ए बी की वैल्यू अगर निगेटिव आ गई तो यानी ये जो हमारा एजम्पशन था वो गलत नहीं है, वो रिवर्स है। हमारा एजम्पशन क्या है, रिवर्स है। हमने ऐसे एज्यूम किया हुआ था तो हमारा मेंबर जो है ए बी वो ऐसे सब्जेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोनों एरो एक तरफ आ रही थी, यानी हमारा जो ए बी है वो अवे की तरफ सब्जेक्टेड है, ठीक है, अगर निगेटिव आता है। अगर एफ ए सी पॉजिटिव आता है, अगर एफ ए सी पॉजिटिव आता है तो यानी ये जो एजम्पशन दिया हुआ है वो बिल्कुल सही दिया हुआ है, जो हमने माना था वो बिल्कुल सही है, यानी एफ ए सी ऐसे ही सब्जेक्टेड है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत होती है, यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत होती है क्या, यहाँ हमने मेंबर में तो चेंज कर दिया। अब आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि अरे सर ये तो टेंसाइल आ गया और ये भी टेंसाइल आ गया, यानी दोनों टेंसाइल से सब्जेक्टेड हो गए। नहीं, यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो एफ ए बी है ये कंप्रेसिव से सब्जेक्टेड है
और ये भी कंप्रेसिव से सब्जेक्टेड है। आप कहेंगे ये कैसे हो गया, टेंसाइल को कंप्रेसिव ले लिया, कंप्रेसिव को टेंसाइल ले लिया। देखने में तो टेंसाइल लग रहा है बट है ये कंप्रेसिव। ये इसलिए हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था फ्री बॉडी डायग्राम किसका, पॉइंट ए का, ना कि मेंबर का। पॉइंट ए का ना कि मेंबर का। यहाँ पे देखिए हमने फ्री बॉडी डायग्राम किसका ड्रॉ किया था, यहाँ पे पॉइंट का, ना कि मेंबर का, ना कि मेंबर का। ठीक है, तो जो पॉइंट पे इफेक्ट आ रहा होगा उसका उल्टा उस पे आ रहा होगा, जो पॉइंट पे इफेक्ट आ रहा होगा उसका उल्टा इस पे आ रहा होगा। यानी कि अगर ये मेंबर अगर इस पे ये फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स इस पे लगा रहा है, तो एक्चुअल में पॉइंट इसका रिवर्स लगा रहा होगा। एफएसी की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, एफएसी की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब ये जो हमारा साइन कन्वेंशन था ये बिल्कुल सही है। हमें मेंबर पे बताना है, हमें मेंबर पे बताना है कि वो किससे सब्जेक्टेड है, टेंसाइल या कंप्रेसिव, टेंसाइल या कंप्रेसिव। तो फ्री बॉडी डायग्राम हमने ये ड्रॉ किया और वैल्यू भी इसकी पॉजिटिव आ गई। पॉजिटिव मतलब ये ए की तरफ ये फोर्स लगा रहा है, ए की तरफ ये लगा रहा है, लेकिन मेंबर पे क्या लग रहा है, हमें किसका बताना है, पॉइंट का थोड़ी बताना है कि मेंबर पॉइंट पे कैसा फोर्स लगा रहा है। कैसा लगा रहा है, दूसरी डायरेक्शन में, दूसरी डायरेक्शन में लगा रहा है। ठीक है, तो दूसरी डायरेक्शन में लगा रहा है तो मतलब वो किससे सब्जेक्टेड हो गया, एक्चुअल में वो किससे सब्जेक्टेड हो गया, इससे हो गया, कंप्रेसिव से। किससे हो गया, कंप्रेसिव से। बट कंफ्यूजन ना क्रिएट हो कि फिर से आप उसका साइन कन्वेंशन चेंज करें और इसकी डायरेक्शन चेंज करें कि टेंसाइल है या कंप्रेसिव। तो बस केवल और केवल एक चीज़ ये दिमाग में रखिए कि अगर फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आ गई और उसका नेचर ऐसा दिख रहा है टेंसाइल, तो वो होगा कंप्रेसिव। कैसा होगा, कंप्रेसिव। और नहीं हो तो नोट करके यहाँ पे साइड में जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करें लिख दीजिए कि अगर मेंबर हमारा इस तरीके से सब्जेक्टेड है तो ये हो गया टेंसाइल, और इस तरीके से सब्जेक्टेड है ऐसे बाहर की तरफ तो ये हो गया कंप्रेसिव। समझ आ गया क्यों ये हो गया टेंसाइल, ये हो गया कंप्रेसिव, ये मैंने आपको बता दिया है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम पॉइंट ए का देखते हैं और एग्जाम में पूछता किसका है, मेंबर का। तो मेंबर में जस्ट उसका उल्टा। यहाँ चेंज करने से अच्छा है एक बार दिमाग में बस बैठ जाए चीज़ें कि ट्रस की प्रॉब्लम में, केवल और केवल ट्रस की प्रॉब्लम में ये सिंबल टेंसाइल का होगा और ये सिंबल कंप्रेसिव का होगा। हाँ, जब आपका निगेटिव आ जाए, आंसर निगेटिव आ जाए, तब आप पहले ट्रस में चेंज करिए, पहले ट्रस में क्या करिए, चेंज करिए। ठीक है, अगर निगेटिव आ गया तो यानी ये ऐसे, तुरंत लिख मत दीजिए कंप्रेसिव। ठीक है, ये ऐसे है तो यानी एक्चुअल में जो हमारा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऐसे। एक्चुअल में जो हमारा होना चाहिए वो इस टाइप से होना चाहिए। ठीक है, अब इसका नेचर ट्रस में सर ने बताया था कि ये दिख तो रहा है टेंसाइल, लेकिन होगा क्या, कंप्रेसिव। ठीक है, जो दिख रहा है उसका उल्टा लिखना है क्योंकि मेंबर के टर्म में लिखना है। ठीक है, इतना अगर आपने दिमाग में बिठा लिया तो ट्रस की कोई भी प्रॉब्लम आपकी अनसॉल्व नहीं रहेगी। अब आप जाके गेट की प्रॉब्लम उठाइए, ठीक है, ईएस की प्रॉब्लम उठाइए। एक आध क्वेश्चन मैं और कराऊंगा ट्रस पे। ठीक है, तो पूरा का पूरा ट्रस आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, समझ आ गया। ओके, थैंक यू।